हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाए हैं वेक्टर सीरीज में कुछ और न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो देखते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन P एंड द रिजल्टेंट ऑफ P प्लस Q एंड P माइनस Q। ठीक है, हमें एंगल निकालना है P वेक्टर में और P प्लस Q और P माइनस Q के रिजल्टेंट, इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट आएगा उस रिजल्टेंट और P वेक्टर के बीच का कोण निकालना है। ठीक है, एंगल बिटवीन P एंड P प्लस Q एंड P माइनस Q, रिजल्टेंट ऑफ P माइनस Q। तो पहले हम लोग देखें रिजल्टेंट क्या है। रिजल्टेंट ऑफ P प्लस Q एंड P माइनस Q। P प्लस Q और P माइनस Q का रिजल्टेंट मान लीजिए R है, तो R वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P प्लस Q प्लस P माइनस Q। रिजल्टेंट का मतलब है कि इनको ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2P। ठीक है, P हो जाएगा 2P वेक्टर और Q प्लस Q माइनस P हो जाएगा 0। तो R इज इक्वल टू हो गया 2P वेक्टर। अच्छा, अब एंगल निकालना है हमें, एंगल निकालना है एंगल बिटवीन R एंड P और R के बीच का एंगल निकालना है। तो R क्या है, एक्चुअली 2P है, 2P वेक्टर है। तो 2P वेक्टर और P वेक्टर, इसको ऐसे समझिए, ये मान लीजिए P वेक्टर है, ये P वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड ये कुछ यूनिट ले लेते हैं, ये P वेक्टर हुआ। तो 2P वेक्टर क्या होगा, 2P वेक्टर P वेक्टर की डायरेक्शन में ही, P वेक्टर की डायरेक्शन में ही वेक्टर होगा, यानी कि डायरेक्शन तो इसकी यही होगी 2P वेक्टर की, यानी R वेक्टर की, और मैग्नीट्यूड इसका डबल होगा। मैग्नीट्यूड क्या है, 2 गुना है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसी डायरेक्शन में वेक्टर होगा 2P वेक्टर। तो इससे ये पता चलता है कि इन दोनों के बीच का कोण जो होगा, एंगल जो होगा, वो 0 डिग्री होगा। तो हम ये कहेंगे एंगल बिटवीन R वेक्टर एंड P वेक्टर इज इक्वल टू 0 डिग्री, 0 डिग्री। ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ए बॉडी इज एट रेस्ट। एक कोई बॉडी है जो कि रेस्ट में है। ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ three forces। ठीक है, two of which are F1 is equal to 4 Newton and F2 is equal to 6 Newton। 6 न्यूटन ले लेते हैं या ऐसे ले लें, डायरेक्शन के साथ में ले लेते हैं। F1 is equal to 4I and F2 is equal to 6J, ये वेक्टर है। ठीक है, 6J। The third force is ऑप्शन नंबर 1 है 4I प्लस 6J। ऑप्शन नंबर 2 है 4I माइनस 6J। ऑप्शन नंबर 3 है
-4i + 6j, और ऑप्शन नंबर 4 है -4i - 6j, -4i - 6j। ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि तीन फोर्सेस हैं किसी बॉडी पर लग रहे हैं, कोई बॉडी है इस पर तीन फोर्सेस लग रहे हैं, एक फोर्स F1, एक फोर्स F2 और एक फोर्स F3। डायरेक्शन कोई भी हो सकती है। अब ये तीन फोर्सेस जो लगे हैं, इन फोर्सेस के कारण जो बॉडी है वो रेस्ट में है, बॉडी रेस्ट में है। इनमें से दो फोर्सेस जो है वो नोन है और एक फोर्स अननोन है। दो फोर्सेस जो है उनमें से एक F1 और F2 है। F1 की वैल्यू 4i है और F2 की वैल्यू 6j है। ठीक है। तो थर्ड फोर्स क्या होगा ये हमें निकालना है। तो आइए थोड़ा सा हम एक बार रिमाइंड करते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर में जाते हैं, और एडिशन ऑफ वेक्टर में हमने ट्राइंगल लॉ देखा था। ट्राइंगल लॉ में क्या था, एक वेक्टर मान लीजिए ए वेक्टर है, एक वेक्टर ए है, और एक वेक्टर अगर बी है, एक वेक्टर बी है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या करेंगे कि जो पहला वेक्टर ए है उस वेक्टर की टेल से और दूसरे वेक्टर की हेड को मिला देते हैं, ये इसका रिजल्टेंट हो जाता है, ये इसका रिजल्टेंट हो जाता है। इसको हम आर वेक्टर कहते हैं, और आर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी वेक्टर। ठीक है। ये जो रिजल्टेंट है वो ए प्लस बी के बराबर होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम दो फोर्सेस किसी एक बॉडी पे अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर इन दो फोर्सेस को हटा दें तो केवल एक फोर्स अगर अप्लाई करना हो तो हम आर फोर्स अप्लाई करेंगे। अगर ए और बी दोनों नॉन जीरो फोर्सेस हैं, दोनों नॉन जीरो फोर्सेस हैं, तो आर की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, आर नॉन जीरो होगा। इसका मतलब है कि फोर्स जो है वो किसी बॉडी पर अप्लाई होगा, फोर्स बॉडी पर अप्लाई होगा। मान लीजिए एक फोर्स ए है और दूसरा फोर्स बी है, तो उस पर अगर हम ए फोर्स नॉन जीरो है, बी फोर्स नॉन जीरो है, और इन दोनों फोर्सेस को अप्लाई करें किसी बॉडी पर, तो इनका रिजल्टेंट आर फोर्स आएगा। वो फोर्स जब अप्लाई करेंगे किसी बॉडी के ऊपर, तो क्या होगा कि फोर्स अवेलेबल है, तो बॉडी में क्या होगा, बॉडी रेस्ट में नहीं रहेगी, बल्कि बॉडी में क्या होगा, एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है तो बॉडी जो है, बॉडी में मोशन आएगा। ठीक है। यानी उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। ठीक। लेकिन अगर हम कोई एक ऐसा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जो कि तीसरे फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हो, एक ऐसा फोर्स अप्लाई करें जो कि तीसरे फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, रिजल्टेंट के अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो क्या होगा कि वो इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है उसको नेग्लेक्ट कर देगा। ठीक है। उसके प्रभाव को निरस्त कर देगा। ठीक है। तो हम क्या करें, जैसे मान लीजिए एक फोर्स आर वेक्टर, ये वेक्टर आया, इन दोनों का रिजल्टेंट ए और बी का जो रिजल्टेंट है वो ये आया। तो अगर हम मान लो ए वेक्टर को मान लेते हैं ये F1 फोर्स है, एक फोर्स F1 मान लेते हैं, तो F1 प्लस F2, जो F1 प्लस F2 है वो मान लीजिए आर वेक्टर के बराबर है। ठीक है। अब हम क्या करें कि अगर हम इस आर वेक्टर के बराबर मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर फोर्स अप्लाई कर दें तो वो अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि हम क्या करें कि अगर थर्ड फोर्स जो है, अगर जो F3 फोर्स है, इफ F3 फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर होगा, आर वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर, यानी कह सकते हैं कि अपोजिट वेक्टर, अगर आर का अपोजिट वेक्टर ले लें तो वो F3 के बराबर होगा। और अगर F3 इस प्रकार से हो कि वो आर वेक्टर के अपोजिट होगा, तो उस केस में क्या होगा कि F1 प्लस F2, F1 प्लस F2 प्लस F3, F1 प्लस F2 प्लस F3, ये वैल्यू हो जाएगी जीरो के, क्योंकि F3 की वैल्यू क्या होगी, F3 की वैल्यू इनके एडिशन के बराबर होगी अपोजिट डायरेक्शन। देखिए कैसे, F1 प्लस F2, F1 प्लस F2 माइनस ऑफ F1 प्लस F2 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ये माइनस ये बराबर जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि जो थर्ड फोर्स होगा वो रिजल्टेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यानी अगर फोर्सेस तीनों साइक्लिक ऑर्डर में हो, यानी कि एक फोर्स ए ऐसे डायरेक्शन में हो गया, यानी कि
इसकी टेल से, इसकी हेड से, पहले वाले फोर्स की हेड से दूसरे वाले फोर्स की टेल मिलाएं, और दूसरे वाले फोर्स के हेड से तीसरे फोर्स की अगर हम टेल मिलाएंगे, फोर्स ऐसे कुछ हो, तो उस केस में क्या होगा कि ये साइक्लिक ऑर्डर में होगा, और ये जो फोर्स F3 होगा, F3 जो होगा वो क्या करेगा, R के प्रभाव को खत्म कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ, A और B का प्रभाव R के बराबर था, और R के अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर F3 लगा देंगे तो दूसरे एक दूसरे को जीरो कर देंगे। ठीक है, तो यानी हमारा आंसर क्या होगा, जरा देखें आंसर, देखिए क्या होगा। आंसर ये हो जाएगा कि F3 इज इक्वल टू माइनस आर, तो R कितना है, देखिए R कितना है, R वेक्टर जो निकल के आ रहा है वो है 4i प्लस 6j, तो F3 क्या हो जाएगा, F3 इज इक्वल टू माइनस 4i और माइनस 6j। ऑप्शन नंबर 4 सही है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए। आई होप समझ पा रहे होंगे आप लोग। चलिए एक सवाल और देखते हैं। The displacement क्वेश्चन है, the displacement या चेंज कर देते हैं इसको, what displacement कर देते हैं, what displacement must be added what displacement must be added to the displacement 25i minus 6j, 25i minus 6j मीटर, ये मीटर में दिया हुआ डिस्प्लेसमेंट, टू गिव a displacement of 7.0 meter pointing in the x डायरेक्शन। ठीक है, ऑप्शन है आपके 18i माइनस 6j, दूसरा ऑप्शन है 32i माइनस 13j, थर्ड ऑप्शन है -18 प्लस 6 -18 प्लस 6j, और फोर्थ ऑप्शन है -25 i प्लस 13j। क्वेश्चन ये है कि डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है, अब इसमें हम कितना और ऐड कर दें, कितना और डिस्प्लेसमेंट हम इसमें ऐड कर दें कि हमें जो है डिस्प्लेसमेंट 7 मीटर पॉइंटिंग इन द एक्स डायरेक्शन, यानी 7 मीटर, यानी 7, अब देखिए यहाँ पर जो यूनिट है वो मीटर में दी हुई है, इसका मतलब 7 यूनिट ऑफ आई चाहिए हमें, यानी एक्स की डायरेक्शन में 7 यूनिट डिस्प्लेसमेंट हमें प्राप्त हो। ठीक है, 7 यूनिट में डिस्प्लेसमेंट प्राप्त हो। ठीक, तो देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि जो रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट है,
रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है 7i है। ठीक है, इनका प्रश्न है कि इसमें हम कितना जोड़ दें कि 7i हो जाए डिस्प्लेसमेंट, सीधा सीधा सवाल। तो इसका मतलब क्या करेंगे कि 7i में से हम इसको घटा दें तो हमें वो वैल्यू मिल जाएगी कि हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, इसमें कितना ऐड करें कि 7i हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इतना घटा दें तो 7i मिल जाएगा, हमें जो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, कितना हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, 825i माइनस 6j। बात समझाइए, इस तरह के सवाल हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं कि देखिए हमें लाना क्या है, 7i लाना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, 7i होना चाहिए। और ये पहले डिस्प्लेसमेंट हो चुका है तो इसमें और कितना ऐड करें कि 7i हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 7i से ये घटा देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा, देखिए सब 25 में से 7 गया, 25 में से 7 गया 18, तो माइनस का 18 माइनस 18i और माइनस माइनस प्लस प्लस 6j। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3 ये मैच कर रहा है, ये आंसर आपका हो गया। ठीक है, आसान सा सवाल है। चलिए अब एक क्वेश्चन और आसान कर लेते हैं एंगल का। द एंगल बिटवीन I plus j and j plus k इज, ट्राई करिए, इसमें बहुत आसान सा सवाल है। एक वेक्टर है ये और दूसरा वेक्टर ये, इनके बीच का एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए हमने क्या बताया था, चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है 30 डिग्री, 30, 45, 60, 90, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए क्या है। लेट ए वेक्टर जो है वो किसके बराबर है, i प्लस जे, और बी वेक्टर जो है वो j प्लस के बराबर है। हमें फाइंड क्या करना है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो मान लें लेट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए और बी वेक्टर के बीच का कोण जो हमें निकालना है। तो इसको कुछ मान लेते हैं, बी थीटा डिग्री। ठीक है, थीटा एंगल है। तो एज वी नो दैट हमें पता है कि cos थीटा जो होता है, cos थीटा इज इक्वल टू होता है a डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा होता है, तो वहां से a cos थीटा निकालेंगे, a डॉट बी अपॉन a मॉड बी। तो वैल्यू रख देते हैं, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी यानी i प्लस जे डॉट जे प्लस के अपॉन अंडर रूट। देखिए इसका मॉड निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, फिर अंडर रूट इसका निकालेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ऊपर का देखिए क्या सिचुएशन बनेगी, ऊपर हम ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू आई, या इसको सिंपल ऐसे लिखाना दीजिए कि i प्लस जे प्लस 0 के डॉट 0i प्लस जे प्लस के अपॉन, देखिए ये 2 हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2, √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2। ऊपर देखें तो इसका जो i का गुणांक है 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। j के गुणांक को j के गुणांक से करेंगे तो हो जाएगा 1। ठीक है, 1 इंटू 1, और k का 0 है यहाँ पर 1 है, तो हो जाएगा 0 अपॉन 2।
इज इक्वल टू 1/2। तो cos थीटा है 1/2, तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, थीटा 1/2 कब होता है, जब 60 डिग्री होता है, ठीक है। cos थीटा जो है, cos 60 डिग्री जो होता है वो 1/2 होता है, ठीक। तो आंसर देखिए इसमें कोई मैच कर रहा है, हाँ ये वाला थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है, ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए निकालिए, इसमें एक थोड़ा सा चेंज करते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन एक थोड़ा सा चेंज कर देते हैं यहाँ पर। यहाँ कहते हैं कि ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो, तब क्या एंगल होगा, तब आप एंगल बताएं कि कितना होगा। अब एंगल के ऑप्शन जो है वो चेंज कर दिए गए हैं, एंगल के ऑप्शन चेंज हो गए। चलिए क्वेश्चन निकालिए। देखिए अगर ये क्वेश्चंस आपको आते हैं तो आप उसको डबल स्पीड में देखिए, वॉच करिए, ठीक है, आगे बढ़ जाइए। और अगर नहीं आते हैं तो आप उसको 100% स्पीड पे देखिए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और आगे आने वाले वीडियोस आपको आप तक पहुंच सकें। तो एंगल बिटवीन i प्लस जे एंड j माइनस के, ठीक है, क्या है एंगल, ऑप्शन क्या है, 90 डिग्री, 90, 0, 180, 60, 90, 0, 180, 60, 180, 60। सोल्यूशन क्या होगा इसका, देखिए वही चीज है, एंगल हमने मान लिया थीटा है, तो cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी अपॉन मॉड a मॉड b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i प्लस j डॉट j माइनस के अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, फिर अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है। ऊपर देखिए क्या बचेगा, देखिए 1 और इधर i है नहीं तो ये हो जाएगा 0, प्लस j का 1 है, j1 तो ये हो जाएगा 1, और इधर माइनस का 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि k का इधर कंपोनेंट नहीं है, k का इधर है, तो ये हो जाएगा नीचे 2, 1/2। आंसर क्या हो जाएगा, अगेन cos थीटा इज इक्वल टू cos 60 डिग्री, सो दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। यानी हमने ये देखा कि यहाँ पर अगर हम माइनस का साइन लगाते हैं या प्लस का साइन रहता है तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आया, लेकिन अगर यहाँ पर j को चेंज कर देते हैं, j माइनस कर दें, तो देखिए ये एंगल क्या हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, है ना, क्यों, क्योंकि ये माइनस बना जाएगा यहाँ पर, और माइनस बनाएगा तो -1/2 जो होता है वो cos 120 होता है, तो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यानी k के साइन को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर j का साइन चेंज कर देंगे तो फिर यहाँ पर एंगल चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन वो भी बन सकता है। अब देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं। टू वेक्टर्स, एक वेक्टर है p इज इक्वल टू 2v2 एंड q वेक्टर, q वेक्टर है उसको है i प्लस j प्लस k will be parallel, if दो वेक्टर्स हैं p वेक्टर और q वेक्टर पैरेलल होंगे अगर b की जो वैल्यू है, जो b की वैल्यू है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएंगे, b इज इक्वल टू, तो 0 हो जाए, ऑप्शन नंबर 2 b की वैल्यू 1 हो जाए, या ऑप्शन नंबर 3
बी की वैल्यू 2 हो जाए, बी इज इक्वल टू 2, और ऑप्शन नंबर 4 है बी की वैल्यू -4 हो। तो इनमें से हम कौन सी वैल्यू बी की वैल्यू रखें कि ये दोनों वेक्टर पैरेलल हो जाएं। ठीक है, तो पी और क्यू पैरेलल वेक्टर हैं अगर, तो देखिए क्या होगा कि cos थीटा इज इक्वल टू होगा पी डॉट क्यू अपॉन मॉड क्यू, और अगर पैरेलल है तो थीटा फॉर पैरेलल ऑप्शन के लिए क्या होता है, थीटा जो है वो 0 डिग्री होता है ना। दो वेक्टर्स हैं पैरेलल में, डिग्री टाइम में कितना होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखो यानी यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 1 cos 0 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू पी डॉट क्यू अपॉन पी क्यू, है ना, पी और क्यू इसका जो मॉड है, या ऐसे कह सकते हैं कि पी क्यू इज इक्वल टू पी डॉट क्यू, ये हो जाए। तो वैल्यू रख देते हैं, देखिए पी क्यू का मतलब क्या होगा, पी की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू पी डॉट क्यू, यानी 2 इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई 4 प्लस बी, और इधर देखिए ये हो गया अंडर रूट 3, और ये क्या हो गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 8, यानी अंडर रूट 8 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस बी। तो दोनों ओर स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3 इंटू 8 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 16 प्लस 8b प्लस बी स्क्वायर। तो देखो 3b स्क्वायर इधर है और b स्क्वायर इधर है, देखिए जैसे इसको कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। ये 8 3 24 24 हो गया, 24 प्लस 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 8b प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर, और ये 8b इधर लाएंगे तो माइनस का 8b हो जाएगा, और ये 16 इधर आएगा तो 24 में से 8 हो जाएगा, प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दें तो b स्क्वायर माइनस 4b प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा b माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इससे पता चलता है कि b की वैल्यू 2 होगी, बी स्क्वायर माइनस 4b प्लस 2, 4 स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर मतलब 4 का मतलब है 2 का स्क्वायर हो गया, तो b माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है, इसको ऐसे कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो केयरफुली इनको आप लगाइए। तो देखिए क्वेश्चन है, गिवन दैट a प्लस b इज इक्वल टू सी वेक्टर, a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, ये दिया हुआ है। ठीक है, एंड that
एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है कि जो C है, C इज परपेंडिकुलर टू A वेक्टर। A वेक्टर का परपेंडिकुलर है C वेक्टर, ठीक है। जो C वेक्टर है वो A वेक्टर का परपेंडिकुलर है। और दूसरी कंडीशन दी हुई है, फर्दर इफ, अगर एक सिचुएशन ऐसी है कि मॉड ऑफ A वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ C वेक्टर, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर मैग्नीट्यूड C वेक्टर के बराबर हो, ठीक है। देन द एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर क्या होगा? ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है π/4 रेडियन, दूसरा ऑप्शन है π/2 रेडियन, तीसरा ऑप्शन है 3π/4 रेडियन, और चौथा ऑप्शन है पाई रेडियन, ठीक है। तो प्रश्न क्या है? बिल्कुल स्पष्ट है कि A प्लस बी इज इक्वल टू C है। C वेक्टर A वेक्टर के परपेंडिकुलर है, C वेक्टर A वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो इसको देखिए, थोड़ा सा ड्रॉ करके अगर हम वेक्टर को देखेंगे तो हमें लगता है आसान हो जाएगा करने के लिए, ठीक है। अब अगर मान लो कि एक वेक्टर, पहले हम देखो C वेक्टर A के परपेंडिकुलर है, एक वेक्टर मान लो ये A वेक्टर है और C इसके परपेंडिकुलर है, तो एक वेक्टर C मान लो ऐसे वेक्टर है C वेक्टर। लेकिन C क्या है? C वेक्टर A और B वेक्टर का, अब जाहिर सी बात है कि जो दूसरा वेक्टर होगा इसके एक सिरे से और इसके एक सिरे को मिलाने वाला वेक्टर B वेक्टर होगा। अगर ये A वेक्टर लिया है आपने तो ये C वेक्टर हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर होगा, तो ये वाला बचा हुआ वेक्टर B वेक्टर होगा, ठीक है। तो हेड टेल मेथड से देखें, A प्लस बी तो ऐसे नहीं हो सकता, A प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए क्योंकि होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि B प्लस ए ले लें, तो एक वेक्टर ये B ले लें और ये A हो गया, B A हो गया। अब पहले वाले वेक्टर की टेल से और दूसरे वाले वेक्टर की हेड को मिलाएंगे, ठीक है। तो ये C वेक्टर होगा, कुछ डायग्राम इस प्रकार से आएगा, ठीक है। अब ये कहा गया, अगर दूसरा ऑप्शन की दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर A वेक्टर और C वेक्टर दोनों बराबर हो जाए, यानी कि दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए, एंगल तो दे दिया गया 90 डिग्री है, लेकिन A वेक्टर और C वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो, उस केस में जो है एंगल क्या होगा? एंगल बिटवीन A एंड B, A और B के बीच का एंगल क्या होगा? ये एंगल थीटा आपको निकालना है, ड्रॉ करना है, ठीक है। एंगल निकालना है A और B के बीच में, तो देखिए क्या होगा, ठीक है। अगर A वेक्टर और C वेक्टर बराबर है तो ये एंगल कितना होगा? A वेक्टर और C वेक्टर अगर बराबर हैं तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री, है ना, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। तो ये 180 में से 90 निकाल दे तो 90 को दो भागों में बांटेंगे तो 45 डिग्री, आंसर क्या होगा? 5/4 रेडियन, 5/4 है। समझ आई बात? देखो, एक वेक्टर A था, एक वेक्टर B था, दोनों को अगर हम सम अप करेंगे, जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, यानी कि A प्लस B करेंगे तो C आएगा, तीसरा वेक्टर C आएगा। तो हमने क्या किया, ये यहाँ से पहला वेक्टर ड्रॉ किया B और इसकी हेड से दूसरा वेक्टर टेल को ड्रॉ किया, तो ये वेक्टर A हो गया, तो B प्लस ए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं B प्लस ए इज इक्वल टू C वेक्टर, ठीक है, या A प्लस बी, B प्लस ए, क्योंकि एक बराबर होते हैं, वैल्यू बराबर होती है, A प्लस बी इज इक्वल टू C वेक्टर। तो इसको इस तरीके से आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो गया इसमें 45 डिग्री यानी π/4 रेडियन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन और छोटा सा लेते हैं, उसके बाद फिर आज के लेक्चर को एंड करते हैं और फिर अगले लेक्चर में हम मिलेंगे। क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन ए वेक्टर है 5i 5j, 5i plus 5j and b vector is equal to 5i minus 5j. 5i plus 5j, 5i minus 5j will be ऑप्शन नंबर 1 है, देखिए 0:30 नहीं 0:45 0 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री, ये ऑप्शन दिए गए हैं। आप निकालिए आंसर। बहुत आसान सा सवाल कर चुके हैं हम लोग इसके पहले भी इस तरह के सवाल, ठीक है। आंसर देखिए क्या होगा इसका, आंसर देखिए इसका होगा 90 डिग्री। पहले तो जो मेथड है हमारा उससे कर लेते हैं, फिर इसको थोड़ा सा प्लॉट करके भी देखेंगे। चलो अब देखते हैं ए और बी के बीच का एंगल निकालना है, तो ये हो जाएगा थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 5i प्लस 5j 5i minus 5j अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। तो देखिए ये ऊपर क्या हो जाएगा 25, 5 25 हो जाएगा, 5 पीछे 25, फिर माइनस का 5 पीछे 25 और बटे रूट 50 इंटू रूट 50, 50 25 25 50 50 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर क्या हो जाएगा 0 हो गया, तो 0 बटे 50 0 बटे 50 हो जाएगा, ये 0 वैल्यू हो गई। तो cos थीटा 0 कब होता है, cos थीटा देखिए cos थीटा 0 कब होता है, जब cos 90 डिग्री होता है तब cos 0 होता है, ठीक है ना, cos है ना। तो थीटा इज इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आई बात, एंगल निकाला है। एंगल क्या होता है, फॉर्मूला फिर से लिख देते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मॉड a मॉड b, मॉड a मॉड b। तो a डॉट b यहाँ पर डॉट लगा दीजिए, a डॉट b करेंगे i के मल्टीप्लायर से i के मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई किया तो 25 हो गया, 5 को माइनस 5 से माइनस का 25 हो गया, 25 माइनस 25 0 हो गया, 0 हो गया 50 0 हो गया, cos 90 0 हो गया, ठीक है। तो ये था वेक्टर सीरीज का लेक्चर। अब आगे कुछ और प्रॉब्लम्स हैं वो लेकर के अगले लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। तब तक लगाते रहिए, करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू।